हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है जिसमें हम लोग बात करेंगे। एक नई क्लास से हम लोग शुरुआत करेंगे। हम लोग छठी क्लास को हम लोगों ने पढ़ लिया है। छठी क्लास में जो विज्ञान हमारा है, साइंस है, उसको हम लोगों ने उसका अध्ययन किया, उसको समझने का प्रयास किया। बेसिक था, फाउंडेशन था, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसी बातें थी जो हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी थी। उस क्लास को करने के बाद हमारा दूसरा उद्देश्य होगा कि हम उस क्लास से आगे हो, जैसे जीवन के पथ में हम लोग आगे अग्रसर होते हैं, हम लोग नई नई ऊंचाई छूते हैं, नई नई चीजों के लिए तत्पर होते हैं। ठीक उसी प्रकार जब सिक्स क्लास को हम लोगों ने कर लिया है, सिक्स क्लास को हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो सेवेंथ क्लास में हम लोग सेवेंथ क्लास को आज से डील करेंगे। विज्ञान के सातवीं क्लास के जो चैप्टर्स हैं उसको एक एक करके हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। जो हमारा पहला चैप्टर है, ये द नेम ऑफ द चैप्टर इज, ये चैप्टर का जो नाम है ना वो है पादपों में पोषण। ये जो प्लांट है, पादप मतलब पौधे, पौधों में पोषण के बारे में बात कर रहे हैं। क्या होता है पोषण? याद कीजिए, पोषण के बारे में हम लोग सिक्स क्लास में भी बातें हम लोगों ने किया है। पोषण एक प्रक्रिया है, पोषण एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें पौधे तथा जीव जंतु, देखिए क्या होगा ना, जीव जंतु जो जीवन, जिनके अंदर जीवन है ना, वो अपने जीवन को चलाने के लिए उन्हें ऊर्जा चाहिए, उनके अंदर कुछ विशेष तरह की एक्टिविटी है, तो उनको निर्वाह करने के लिए जो उन्हें चाहिए, जो प्रक्रम यूज करते हैं, उन्हें ही हम पोषण बोलते हैं। तो पौधे में पोषण का मतलब हुआ कि उनके अंदर कैसा फूड फूड चाहिए, वो फूड उनको किस तरह की ऊर्जा प्रदान करेगी, उनके शरीर के बनावट के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें होंगी, यही हमारा पोषण का एक बेसिक डेफिनेशन है। फाइन, तो हम लोग देखने जा रहे हैं कि क्या क्या हमने पढ़ना है। तो कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है, हमने पढ़ चुका है। हमें पता है कि सभी जीवों के लिए, सभी के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज पोषण के घटक हैं। हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि पोषण के क्या क्या घटक हैं, जो पोषक पदार्थ क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है तथा खनिज है। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है और इसे पोषक बोलते हैं। पोषक का मतलब वो चीजें जो हमारे शरीर में ऊर्जा देती है, जो हमारे शरीर में वृद्धि में, हमारे शरीर के विकास में, हमारे शरीर के बहुत सारे प्रक्रियाओं को चलाने में सहायक होता है, उसे हम लोग पोषक बोलते हैं। और ये सारी चीजें क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये सारे हमारे पोषक तत्व हैं। आगे देखते हैं, हमारे सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप स्वयं के लिए भोजन बना सकता है। इस बात को समझना है कि सारे जीवों को भोजन की आवश्यकता है, लेकिन जो पौधे हैं ना, वो खुद से भोजन बनाते हैं। अब इसमें यहाँ आप मुझे कमेंट करके मत बोल दीजिएगा या मुझे कमेंट कीजिएगा। आप बोल सकते हैं सर हम लोग भी तो किचन में खाना बना लेते हैं, तो हम लोग भी तो खुद खाना बनाते हैं। आप किचन में खाना को संश्लेषित करते हैं, लेकिन वो पौधे, उन चीजों का निर्माण तो पौधे ही करता है ना। आप किचन में उसे पकाते हैं, आप खाना बनाते नहीं, आप खाना को पकाते हैं। आप जो भी चीज यूज करते हैं, क्या स्वयं से उसका निर्माण करते हैं? क्या नहीं करते हैं, बस उसको पचाते हैं, उसको पकाते हैं। इस बात को ध्यान रखना है कि सभी सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, और पौधे जो पादप हैं स्वयं भोजन बनाते हैं। उन्हें किसी और पे डिपेंड नहीं होना पड़ता है, उनका निर्भरता नहीं होता है। हम लोग पौधे पे निर्भर है, लेकिन वो हमारे ऊपर निर्भर नहीं है। तो इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए, शुक्रिया करना चाहिए, हमें ये बात का हमेशा हमारे अंदर ख्याल होना चाहिए कि हमें, हमारे अंदर में कितना इंपॉर्टेंट है पौधे का हमारे जीवन में। परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता। मानव सहित कोई भी ऐसा ऐसा नहीं है जो भोजन बना सकता है। वे पादपों अथवा पादपों के आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। वो जंतुओं पे या किसी और चीजों पे भोजन ग्रहण करता है। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। इस बात को समझना है कि कहीं ना कहीं हम निर्भर होते हैं। क्या चीज पे निर्भर होते हैं? दूसरों पे। पादपों पे भोजन की प्रक्रिया के बारे में समझेंगे कि क्या होता है पादपों में भोजन की प्रक्रिया। अब देखिए जरा इसको, पादपों में भोजन की विधि के बारे में समझते हैं, तो आप पाएंगे कि पादपों में जो भोजन पोषण की जो विधि है ना, केवल पादप ही ऐसे जीव हैं
जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है उसके बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। प्रकाश संश्लेषण की विधियों से भोजन का निर्माण होता है। सिर्फ पादप, सिर्फ पौधे इस प्रक्रम को करते हैं, इस क्रिया को करते हैं, जंतु नहीं कर पाता है, ये ध्यान रखना है। ये सभी पदार्थ अपने परिवेश में उपलब्ध है। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए समर्थ प्रदान करता है। पोषक जो पदार्थ है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने जो आपको कार्बोहाइड्रेट बताया, प्रोटीन बताया, वसा बताया, खनिज लवण बताया, विटामिन बताया, ये सब क्या है? हमारे शरीर की शारीरिक संरचना, मतलब बॉडी बिल्डिंग, वृद्धि, शरीर का ग्रोथ तथा क्षतिग्रस्त भागों, जो हमारे शरीर में क्षति कुछ हो जाए ना, शरीर में कुछ क्षति हो जाए, कुछ दिक्कत हो जाए, कुछ विकार हो जाए, उससे भी हमारा रख रखाव करता है, हमें बचाता है, ठीक है, तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करता है। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसे उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। एक और क्लियर हो गया यहाँ पे, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने तथा उसके उपयोग करने की विधि को, सजीव जिस प्रक्रम की, जिस प्रक्रिया द्वारा भोजन को ग्रहण करता है तथा उसे उपयोग करता है, किन कामों के लिए? ऊर्जा ग्रहण करने के लिए, शारीरिक बनावट के लिए, इन सब चीजों के क्षतिग्रस्त को बचाने के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, इसी प्रक्रिया को हम लोग पोषण बोलते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करे, स्वपोषी कहलाता है। पोषण की वो विधि जिसमें जीव अपना स्वयं से करे, स्वयं से करेगा तो उसे स्वपोषी कहा जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग, ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। किसको? ऐसे पादपों, कैसे पादप? जो स्वयं से भोजन का संश्लेषण करे, स्वयं से जो भोजन बनाए। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करने को, अब कुछ ऐसे होते हैं ना जो दूसरे से ग्रहण करते हैं, तो उन्हें विषमपोषी बोलेंगे। स्वपोषी जो खुद से करे, विषमपोषी किसी और पे निर्भर रहे, ठीक है। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां कहाँ स्थित होती है? क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है? इस बात को ध्यान रखिएगा कि क्या भोजन बनाने की जो विधियां हैं, ठीक है, पादपों में लागू होता है, लेकिन क्या भोजन पादपों के सभी भागों में निर्मित होता है? कहीं बन सकता है, अथवा केवल कुछ विशेष भाग में। पादप अपने परिवेश में कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करता है? इन बातों को हम लोग पढ़ने का अभी थोड़ा देखते हैं कैसे करना है। प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं, इस बात को नोट कीजिएगा। पत्तियां क्या है? पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। जो पत्ती है ना, पत्ती ही पादप की क्या है? खाद्य फैक्ट्री। अर्थात सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। पत्तियां ही सबसे ज्यादा निर्भरता रखती है। अब कोशिकाएं, थोड़ा सा कोशिका के बारे में है, चीजें हैं, थोड़ा डेफिनेशन है, समझते हैं क्या होती है। आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी इमारतें ईंटों से बनी होती है। हमने देखा है बहुत बड़ी बड़ी इमारतें, बहुत बड़े बड़े मकान ईंटों से बने होते हैं, ठीक है। तो जब ईंटों से बने होते हैं ना, तो इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है। शरीर, जो सजीवों का पूरा शरीर है ना, पूरा जो बॉडी है ना, सूक्ष्म छोटे छोटे इकाइयों से बना होता है, जो कोशिका कहलाती है। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है। कोशिकाओं को आप नग्न आंखों द्वारा नहीं देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है। कोशिका क्या होती है? किस पतली बाह्य संरचना द्वारा, एक बाहरी आवरण द्वारा घिरी होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। जो बाह्य संरचना है, जो बाह्य आवरण है, जो बाहरी आवरण है, उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है। उसमें क्या, केंद्र में, कोशिका के केंद्र में एक संरचना होती है जिसे हम लोग केंद्रक कहते हैं। चित्र में यहाँ बताया गया है कि और ये कोशिकाएं हैं, तो एक बाह्य, ये क्या है? ये बता रहा है कि ये क्या है? कोशिका झिल्ली है और ये केंद्रक है, और ये कोशिका द्रव है, उसके बारे में बताया जा रहा है। केंद्रक के चारों ओर जेली के समान, केंद्रक के चारों ओर एक जेली नुमा पदार्थ होता है जिसे हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं, जो चित्र में स्पष्ट भी है। अब हम लोग समझने जा रहे हैं कि जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्ती तक पहुंचाए जाते हैं। पत्तियां क्या है? फैक्ट्री है, सारी क्रियाएं पत्तियां में होती हैं। अतः पत्तियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए।
अब देखिए पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। पत्तियों में एक ऐसा वर्णक पाया जाता है जिसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। और क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। पत्ती में जो सूर्य की प्रकाश है उसका संग्रहण किसकी सहायता से होता है? तो क्लोरोफिल की सहायता से होता है। ठीक है, क्लोरोफिल की सहायता, संग्रहण करने में इसकी सहायता से। ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में खाद्य संश्लेषण में होता है। देखिए होता क्या है ना, सारी प्रक्रम पत्तियां ही करती हैं, लेकिन उसके साथ कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो उसको सहायता प्रदान करता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसका नाम फोटोसिंथेसिस क्यों है? क्योंकि ये सारी जो क्रियाएं हैं, प्रकाश संश्लेषण मतलब प्रकाश की उपस्थिति में इन क्रियाओं का संपादन हो रहा है। प्रकाश की उपस्थिति में क्रियाएं हो रही हैं, अतः यह प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा ग्रहित की जाती है। पत्तियां ही सौर ऊर्जा को, सूरज की जो ऊर्जा है ना उसको संग्रहित कौन करता है? पत्ती करता है, तथा पादपों में खाद्य के रूप में संचित हो जाता है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जितनी भी जीव है उसके लिए सूर्य की जो ऊर्जा है बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? जरा सोचिए, प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ तो क्या होगा? स्वपोषी तो नहीं रह पाएंगे हम लोग, हमारा भी अस्तित्व नहीं रह पाएगा। ठीक है, इस चीज को समझ के चलना है। अब देखिए होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ जल का, और किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल तथा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है। मतलब इनका कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल आपस में मिलके किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल तथा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया? उसके लिए फूड हो गया, उसके लिए खाना भोजन हो गया, और साथ में ऑक्सीजन का निर्माण कर रहा है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन विमुक्त होता है। इस पूरे प्रक्रिया में ऑक्सीजन क्या निकलता है? कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में के मंड में संचित, बाद में ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना पत्तियों में संचित हो जाता है। देखिए पत्तियों में जो क्लोरोफिल है उसको दिखा रहा है। क्लोरोफिल हरे पदार्थ, पत्तियों में जो हरा एक वर्णक है, और रंध्र का मतलब ये जो छोटी छोटी जो छिद्र है वो उसको रंध्र बोलेंगे, कोशिकाओं द्वारा दिखाया जा रहा है। ठीक है, पत्ती के काटने के बाद ऐसी संरचना बनती है, और इसको दूर से देखेंगे तो आपको जूम करके देखने पर ऐसा फील होगा। अब जरा देखिए क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए एक व्यवस्था, प्रकाश संश्लेषण क्या उसको समझना है। प्रकाश संश्लेषण क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब एक ऐसी प्रक्रिया हो रही है, सूर्य ताप और क्लोरोफिल को, क्या है? सूर्य ताप है और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको यहां बताया, इसको इसलिए थोड़ा समझना है कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में अभिक्रिया कर रहा है, किसके साथ? सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में बना रहा है कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो पोषक तत्व है, पोषण के तत्व है, घटक है, और साथ में ऑक्सीजन का भी निर्माण कर रहा है। पत्तियों का जो जड़ होता है ना वो जल तथा खनिज को देता है। पत्ती कोई भी पौधे का जो जड़ होगा ना वो पत्ती तक क्या खनिज और जल को पहुंचाने का काम करेगा। जड़ के साथ तना के साथ वो ऊपर की ओर जाएगी, और पत्तियों में जब भोजन का निर्माण हो जाएगा तो उस भोजन को नीचे की ओर भी प्रवाहित किया जाएगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है कि इधर देखते हैं, एक ही प्रकार के पादपों के दो गमले लीजिए। अब दोनों एक ही प्रकार के पादपों के पौधे के दो गमले लेते हैं और 72 घंटे के लिए रख दीजिए। कहाँ रख दीजिए? काले बॉक्स में रख दीजिए। दूसरे को सूर्य प्रकाश में रखिए। अब क्या होगा ना, अगर ऐसा हमने कर दिया कि पौधे में बताया जा रहा है कि पौधे में सूर्य का जो प्रकाश है उसकी कितनी महत्ता है, उसका कितना महत्व है, और सूर्य प्रकाश अगर न हो तो पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण
कि पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं अर्थात ढक देते हैं। इसे ऐसे भी समझ, अपनी गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंकी देखे होंगे, सामान्यतः कुछ पौधे की वृद्धि कारण बनते हैं, इसे शैवाल कहते हैं। शैवाल के बारे में बताया गया, शैवाल क्या किसको बोलते हैं। अब देखिए, अभी जो विभिन्न रंग की पत्तियां उसमें क्या बताया जाए, क्लोरोफिल इनमें भी है, लेकिन जो कुछ और वर्णक है ना, कुछ और कलर है, उन्होंने क्लोरोफिल को ढक दिया है, इसलिए इसकी आकृति ऐसी दिख रही है। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थों का संश्लेषण। अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनता है। इस बात को भी थोड़ा ध्यान रखना है कि जो कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बनता है। इसका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के रूप में भी करते हैं, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है। प्रोटीन क्या है कि नाइट्रोजनी पदार्थ है, नाइट्रोजन जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी पाया जाता है। पादपों को नाइट्रोजन कहां से प्राप्त होता है, तो सोचिए पादपों को नाइट्रोजन कहां से प्राप्त होगा, वायुमंडल में भी नाइट्रोजन पाया जाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन स्थिरीकरण मतलब नाइट्रोजन को हम लोग बैलेंस करते हैं और वो पादपों को मिल पाता है। याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकता। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में वियुक्त करते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिया जाता है। यह पदार्थ क्या होता है, अवशोषित कर लिया जाता है। संभवतः आपने देखा होगा किसान अपने खेतों में उर्वरक एवं खाद डालते हैं जिसमें नाइट्रोजन की भी प्रचुर मात्रा होती है। अब ये देखिए, पादपों में पोषण की अन्य विधि, पादप में कुछ और भी पोषण होता है। क्या होता है, कुछ पादप ऐसे भी हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते हैं, मतलब भोजन का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो वे कैसे जीवित रह सकते हैं, वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करेंगे, उनको अंदर न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, उनके अंदर पोषण की जो कमी है, पोषण की प्रक्रिया तो हो नहीं रही है, सुपोषित तो है नहीं, तो फिर क्या करेंगे, वे पोषक किस पर प्राप्त करेंगे। मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों पर निर्भर है, अन्य पादपों पर निर्मित खाद्य पर निर्भर है। ये विषमपोषी कहलाता है। चित्र 1.5 में हम लोग अभी समझने का प्रयास करेंगे कि विषमपोषी का क्या मतलब होता है। विषमपोषी का मतलब देखिए, एक पेड़ पे कुछ ऐसी चीजें आ गई हैं जो कि उसमें होना नहीं चाहिए। जैसे देखिए, मैं इसको समझाता हूं। इस फिगर को आपने देखा, क्या आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं में लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है। इसमें देखिए, एक रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देगी, वृक्ष के ऊपर पूरी तरह आच्छादित है, पूरी तरह फैला हुआ है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये अमरवेल का पादप है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। अमरवेल है और अमरवेल में क्या होगा, अमरवेल में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करता है जिस पर ये आरोहित हो जाता है। जिस पादप पे, जिस वृक्ष पे, जहां पे ये अपने को आच्छादित करेगा, वहीं से ये अपना भोजन प्राप्त करेगा, जिस पर ये, क्योंकि अमरवेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषक से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी। अब होता क्या है ना, ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पे ये आरोहित हो जाते हैं। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। जिस पे आरोहित हो गए वो तो परपोषी कहला गया, क्योंकि अमरवेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित कर देते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहा जाता है। तो कहने का मतलब कि जिसपे ये अपने को, जिसपे जो इनको सहारा दे रहा है वो परपोषी हो गया और ये परजीवी कहला गए। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा है, जो विषय सुना है, जो जंतुओं का भक्षण करते हैं। कुछ ऐसे भी पादप है जो जंतुओं का भक्षण कर लेते हैं, उसके बारे में भी समझना है। अब एक अलग तरह की एक आपको ये फिगर मिलेगी। क्या होता है, एक ऐसे पादप होते हैं ना जो अपने घंटा जैसा अपने को बना लेता है, और जैसे उसमें कोई जीव जीव फंसे वो उसे बंद कर लेता है। तो क्या है, ये भी बता रहा है कि इनके पास अपनी पोषण की क्षमता नहीं है, अतः इन्हें ऐसा करना पड़ता है।
ढक्कन जैसी आकृति बन जाती है। ये क्या कीटभक्षी पादप है। ये जो पादप है वो कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। अब मृतजीवी समझते हैं, आपने बाजार में छत्रक मशरूम देखे होंगे। वर्षा के दिनों में वृक्षों में कि सड़ी गली टूटी टहनियों में निकल जाता है क्या मशरूम। अब क्या संरचनाओं में गुच्छे भी आपने देखे होंगे। आइए देखें कि जीवन यापन करने तो किस प्रकार ये पोषकों को प्राप्त करते हैं, इसके बारे में जानने का हम प्रयास करेंगे। वैसे इस प्रकार का पोषक प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित विघटित जैविक पदार्थ से पोषक तत्व प्राप्त करता है, मृत जीवी कहलाता है। मृत जीवी पोषण कहलाता है। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। कवक जो फंजाई है वो क्या है, कवक आदि इसके एग्जाम्पल होंगे। आपने ब्रेड को देखा है, डबल रोटी को देखा है, उसका एक टुकड़ा लीजिए, उसे जल में भिगो दीजिए और उसे 2-3 दिनों के लिए रख दीजिए। आप पाइएगा कि उसमें उसके धब्बे किस कलर के हो जाएंगे। वो अपने आप में क्या होगा, उस परीक्षण में जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि धब्बों की एक संरचना दिखाई देगी। क्या है ये जीव, कवक या फंजाई कहलाते हैं। इसकी पोषक प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। मृत एवं विघटनकारी वस्तुओं की सतह पे कुछ पोषक, सतह पे कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा इसे साधारण विलय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। मृतजीवी क्या है ना, वही जो ब्रेड के केस में आपको बताया गया, मृतजीवी पोषण कहेंगे। सामान्यतः क्या है, कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम या उष्ण हो, तो अंकुरित होकर नए कवक को जन्म दे देते हैं। नए कवक को जन्म दे मतलब क्या है, वो अपने को बढ़ा रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि किस प्रकार वस्तुओं को कवकों द्वारा खराब होने से रोका जा सकता है, बचाया जा सकता है। इसके लिए भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास में पोषण तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। ऐसे जीवों को सहजीवी संबंध बोलते हैं। सहजीवी का उदाहरण के लिए कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करता है, बदले में उसे जल तथा पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। कुछ ऐसी भी घटना है जहां पे स्वजीवी मतलब एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर भी होते हैं और तथा लाभान्वित होते हैं। जैसे लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों को दो भागीदार होते हैं, इनमें एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक होता है। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित है। शैवाल में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक शैवाल को रहने का स्थान, कवक क्या कर रहा है, शैवाल को रहने का स्थान, आवास, जल एवं पोषक तत्व देता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। मतलब एक दूसरे पर क्या है, एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे पे एक दूसरे से चीजों को आदान प्रदान कर रहा है। अब मृदा में पोषकों की पुनः प्राप्ति किस प्रकार होती है। मृदा में जो जो आपका मिट्टी है ना, मिट्टी में पोषकों की प्राप्ति किस प्रकार होती है, उसके बारे में हम लोग बात करें। क्या आपने किसानों को अपने खेतों में अथवा माली को बगीचे में, लॉन में, गमछे में खाद उर्वरक को डालते देखा है। क्या आपने किसानों को खेतों में उर्वरक को डालते हुए देखा है। आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से खनिज पोषक तथा तत्व अवशोषित, हम लोगों ने पढ़ चुका है, अवशोषित करते हैं अथवा मृदा में इसकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक एवं खाद्य में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। ये जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये जो तत्व है ना, वो पोषक तत्व है, मृदा में मिलाया जाता है ताकि इससे पौधे को उस पोषक तत्वों की प्राप्ति हो पाए। ठीक है। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में इसकी मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। पादप जो है ना, लगातार उसका यूज कर रहा है तो उससे क्या होगा, इसकी मात्रा कम हो जाएगी। इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद्य पदार्थ मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जो किसान भाई लोग होते हैं ना, उन्हें पता नहीं है कि उसमें उर्वरक तो डालना है, फर्टिलाइजर डालना तो है, लेकिन
किस मृदा की कितनी आवश्यकता है। कहने का मतलब मृदा का एक जांच भी होना चाहिए, और होता भी है कई जगहों पे, बताता है कि किस मृदा में किस पोषक तत्व की कमी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिए, एक आदमी बीमार है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बताता है ना कि आपको आयरन की गोली चाहिए, या कैल्शियम चाहिए, या फास्फोरस चाहिए। ठीक उसी प्रकार मृदा का भी एक हेल्थ होता है, उसके भी स्वास्थ्य होता है। तो आप ऐसे ही अगर आप फर्टिलाइजर उसमें डाल रहे हैं, आपको पता नहीं है कि उसमें किस फर्टिलाइजर का क्या काम है, और सीधे डाले जा रहे हैं, तो उससे मृदा की जो शक्ति है ना वो छीन हो जाएगी। हो सकता है किसी चीज की उपलब्धता बढ़ जाए, किसी चीज की कमी बहुत कमी हो जाए, और ओवरऑल उस मृदा की जो स्वास्थ्य है उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए हमें जानना चाहिए कि किसमें क्या चीज चाहिए। यदि हम पादप के पोषण की सत्ता के बारे में ज्ञान हो, तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उसे स्वस्थ भी बना सकते हैं। पादपों को प्रोटीन पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्य नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रकृति में एक ऐसा है कि जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है ना, सारा का सारा नाइट्रोजन सीधी प्रक्रियाओं द्वारा पादप ग्रहण नहीं कर सकता है। परंतु पादप इसका उपयोग इस प्रकार करने में असमर्थ होता है, जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु को राइजोबियम कहलाते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहता है तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती है। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करता है। ये अनिवार्य संबंध हो गया ना। अतः उनमें सहजीवी संबंध होता है। सहजीवी संबंध है। कैसा संबंध है? इनमें सहजीवी संबंध है। इस प्रकार का किसान के लिए विशेष इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता होती है। होता क्या है ना, दालों के साथ है कि दाल जहां पे दाल का पौधा लगेगा ना, जहां पे दाल पादप लगेगा, वहां पे नाइट्रोजन का संग्रह करने में ज्यादा उपयोग होगा और नाइट्रोजन वहां पे प्राप्त होगा। दालों की फसलों के लिए मृदा नाइट्रोजन उर्वरक की आवश्यकता होती है। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्य उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि बहुत अधिकतर जो पादप है वो स्वपोषी है। बहुत कम ही पादप अन्य पोषक प्रणाली अपनाते हैं, जैसा कि परजीवी या मृतजीवी। परजीवी या मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर होते हैं, अतः उन्हें विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया जाता है। क्या हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे क्या है? अब इसको हमने क्या पढ़ा यहाँ पे? सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे अपने वृद्धि एवं शरीर के रख रखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। जितनी भी पौधे हैं, सभी जीव को अपने खाद्य की आवश्यकता होती है। जो भी जीव है ना, सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रख रखाव के लिए करते हैं। फाइन। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करता है। हरे जो पादप है, जो ग्रीन प्लांट है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा खुद ही कर लेता है। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है कि आपके पास क्लोरोफिल भी हो और आपके पास सनलाइट हो। अगर दोनों की कमी हो, दोनों में किसी की कमी हो जाएगी तो आप प्रकाश संश्लेषण का काम को नहीं कर पाएंगे। अतः जरूरी यह है कि फोटोसिंथेसिस के लिए आपके पास क्या हो? सनलाइट भी हो, क्लोरोफिल भी हो और CO2 भी हो। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल, कार्बोहाइड्रेट क्या है? जटिल है। जटिल क्यों बोलते हैं? कि वो कॉम्प्लेक्स फूड है, सिंपल फूड नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद है। देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या है ना, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उत्पाद है, लेकिन वो थोड़ा जटिल है,
तो उसको प्रकाश संश्लेषण के बाद जो मिलता है ना उसको संश्लेषित करना भी पड़ता है। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है। पत्ती ही करता है, ठीक है ना, ये बात को ध्यान रखना है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होता है। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा अपनी जीवन को चलाने के लिए होता है। सभी जीव इसी ऑक्सीजन को का यूज करते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करता है। कवक जो है ना वो अपना भोजन किससे प्राप्त करता है? अपघटित, जिसका अपघटन हो गया है या जो मृत है उसे प्राप्त करते हैं। वे मृत जीवी कहलाते हैं। अमरवेल जैसे पादप परजीवी हैं। वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ पादप एवं उन सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर है। कुछ ऐसे पादप हैं और तथा सभी जीव दूसरे पर निर्भर होते हैं अतः विषमपोषी कहलाते हैं। विषमपोषी मतलब जो दूसरे पर डिपेंड है, स्वपोषी मतलब जो खुद ही भोजन का संश्लेषण करता है। ये चैप्टर में बेसिकली समझना है कि पादपों में पोषण कैसे होता है, वो अपने खाने का कैसे, उनके खाने को बनाने का या पोषण की जो प्रक्रिया है ना वो कैसे इन चीजों का वर्गीकरण करता है। इन्हीं चीजों पर यह चैप्टर निर्भर करता है। ये चैप्टर पूरा दिया हुआ है। इस यहाँ से हम लोग सेवेंथ क्लास को शुरू कर रहे हैं, सेवेंथ क्लास को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आगे बढ़ते चलेंगे और आगे पढ़ते चलेंगे। सो आई होप ये क्लास आपको समझ में आ रहा होगा।